वफाकी काबीना ने फौजदारी कानून में तरमीम, दासू वाक़े में हलाक होने वाले चीनी शहरियों के लवाहिकीन के लिए मुआवजे और हज उम्रा रेगुलेशन एक्ट की मंजूरी दे दी। काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में हुआ। फौजदारी कानून में प्री बार्गेन का कानून लाया जा रहा है। पुलिस को जमानत देने के इख्तियारात दिए जा रहे हैं। प्रोसिक्यूटर की गलती पर उसे सजा दी जा सकेगी। SHO की तैनाती के लिए कम से कम शर्त BA होगी। वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की मीडिया ब्रीफिंग। तलबा और नौजवान नस्ल फेक न्यूज से आगाह रहें। ये पाकिस्तान और दुनिया के अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। किसी की हतक को आज़ादी इजहार नहीं कहा जा सकता। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कैडेट कॉलेज घोटकी में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी तंजीम की तश्कील नौ कर दी गई। चौधरी फवाद हुसैन PTI के मरकजी सीनियर नायब सदर मुकर्रर। पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने पार्टी चेयरमैन की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मकबूजा कश्मीर के अवाम का भारतीय जबर के खिलाफ एहतजाज। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल भारत का यौम जमहूरिया यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने वादी और जम्मू को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। और PTV के नाजरीन के लिए खुशखबरी। PTV न्यूज के बाद कल 26 जनवरी शाम 6 बजे से PTV स्पोर्ट्स भी HD क्वालिटी पर शायकीन से क्रिकेट PSL के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों से बेहतरीन क्वालिटी में लुत्फानंदोज हो सकेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कैबिनेट आर के साथ मैं हूं नाजिया कमल और मैं हूं सलमा कौसर। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। एक नया आगाज हर सुबह होगी नई उमंग के साथ, सिर्फ मॉर्निंग एट होम पे, जहां होंगी ढेर सारी बातें और आपके फेवरेट सितारों से मुलाकातें। पकेगा रोज मजेदार खाना, दूर हो जाएगी मुश्किल कि आज क्या है पकाना। अब बात होगी आपके घर की, आपके दिल की, अब बात होगी हर रास्ते, हर मंजिल की। ब्यूटी, हेल्थ, फिटनेस या कोई और मामला, हमारे एक्सपर्ट्स चुटकियों में कर दें हल हर मसला। हर सुबह रहेगा हमारा साथ मॉर्निंग एट होम में, हर पीर से जुम्मा सुबह 10 बजे, ओनली एट PTV होम।
ये आपका इख्तियार है कि किसी हुकूमत को ताकत अता करें या बरतरफ कर दें, लेकिन इसके लिए हुजूम का तरीका इस्तेमाल करना हरगिज दुरुस्त नहीं है। आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखने के लिए निजाम को समझना होगा। अगर आप किसी हुकूमत से मुतमन नहीं हैं, तो आइन आपको मज़कूरा हुकूमत बरतरफ करने का इख्तियार देता है, लिहाजा आइनी तरीके से ही ये अमल अंजाम दिया जाना चाहिए। वेलकम बैक नाजरीन। शहरियों को छत की फराहमी का हुकूमत का अज़्म। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पहली बार किसी हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके के ज़ाती मकान की ख्वाहिश पूरा करने के लिए इक़दाम किए हैं। अब एक आम आदमी किराए की रकम बैंक को देकर ज़ाती घर का मालिक बन सकता है। वो इस्लामाबाद में कुरी रोड पर PHA ऑफिसर्स रेजिडेंशिया मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन के लिए 88,000 यूनिट्स का मंसूबा ज़ेरे तकमील है। उन्होंने कहा कि हाउसिंग इंडस्ट्री मुल्की मईशत को ऊपर लेकर जाती है, क्योंकि इस शोबे से 30 दीगर सनतें वाबस्ता हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना के बायस आलमी सतह पर महंगाई से पाकिस्तान भी मुतासर हुआ, ताहम हुकूमती इस्लाहात के बायस मुल्की मईशत दुरुस्त सिमत में गामसन है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बावजूद पाकिस्तान में गुर्बत में कमी आई है। बेहतर मुआशी पॉलिसियों के बायस मुल्की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ और मुल्की महसूलात और तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ है। PHA ऑफिसर्स रेजिडेंशिया मंसूबा तमाम बुनियादी सहूलियात से आरास्ता है, जिसमें वफाकी हुकूमत के मुलाजिमीन के लिए प्लॉट भी मुख्तस हैं। वफाकी हुकूमत के मुलाजिमीन के लिए मंसूबे का आगाज़ 2008 में हुआ, लेकिन 2016 तक मंसूबे पर बाकायदा आगाज़ नहीं हो सका। 2017 के आखिर तक भी मंसूबे पर काम सुस्त रवि का शिकार रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के तहत 2018 में मंसूबे पर भरपूर तरीके से काम का आगाज़ हुआ। CDA ने मंसूबे के लिए 90 एकड़ अराजी मुख्तस की। मंसूबे पर लागत का तखमीना 6.5 अरब रुपए है, जिसमें वफाकी मुलाजिमीन के लिए कैटेगरी 1, 2 और 3 के 588 हाउसिंग यूनिट्स तामीर किए गए हैं। पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के इस रिहायशी मंसूबे का अपना कमर्शियल एरिया है, जिसमें 88 दुकानें, 66 अपार्टमेंट्स, कम्युनिटी सेंटर, मसाजिद, स्कूल और अलाटीज़ के लिए कब्रिस्तान भी मौजूद है। वफाकी काबीना ने फौजदारी कानून में तरमीम, दासू वाक़े में हलाक होने वाले चीनी शहरियों के लवाहिकीन के लिए मुआवजे और हज उम्रा रेगुलेशन एक्ट की मंजूरी दे दी है। काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में हुआ। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने बताया कि फौजदारी कानून में प्ली बार्गेन का कानून लाया जा रहा है। तरमीम के तहत पुलिस को जमानत देने के इख्तियारात दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अब प्रोसिक्यूटर की गलती पर उसे सजा दी जा सकेगी। काबीना ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स की मंजूरी दी है। हर क्रिमिनल केस का फैसला 9 महीने में करना लाजमी होगा। अगर 9 महीने से ज़्यादा जो मुकदमा है वो ज़ेर इल्तवा रहता है, मैजिस्ट्रेट है, वो रीज़न्स लिख के देगा चीफ जस्टिस को कि वो ये मुकदमा 9 महीनों में क्यों ख़त्म नहीं कर सका। और इसी तरह से जो प्रोसिक्यूटर है वो अपनी वजूहात लिखेगा, और अगर प्रोसिक्यूटर की गलती हुई तो प्रोसिक्यूटर के खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर जज की वजह से डिले होगा तो जज के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि मरदमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी दी गई है। इस साल अप्रैल मई में मरदमशुमारी का पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा और रवां साल दिसंबर तक मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। आइंदा इलेक्शन नई हल्काबंदियों के मुताबिक होंगे। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि काबीना इजलास में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इब्तदाई रिपोर्ट का भी जायजा लिया गया। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी फाइनेंशियल करप्शन शामिल नहीं है, वो रूल ऑफ लॉ और स्टेट कैप्चर के मामलात शामिल हैं। तो रूल ऑफ लॉ में हम तो समझते हैं कि एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में हमा वक्त तमाम इदारों को काम करने की ज़रूरत है। ख़ुसूसन हम समझते हैं कि अदलिया जो है उसका बहुत ही अहम किरदार होगा, और आज जो हम रिफ़ॉर्म्स लेके आए हैं, क्रिमिनल जस्टिस रिफ़ॉर्म, इससे भी मदद मिलेगी। इसके साथ साथ जो बड़े मुकदमात, बड़े करप्शन के केसेस हैं, उनको कल भी मैंने ये कहा था कि शहबाज शरीफ का जो केस है, अगर उसको बराह रास्त दिखाया जा सके और लोगों को पता चले कि वो केस क्या है, कैसे
चपरासियों के नाम के ऊपर अरबों रुपए की अकाउंट ओपन किए गए। इसी तरीके से जो आसिफ जरदारी साहब की ओमनी का अकाउंट के केसेस हैं उनको बरह रास्त दिखाया जा सके। सिर्फ ये कि लोग अपनी असेसमेंट तो कर सकें कि वो केसेस हैं क्या और वो गलत बने हैं या सही बने हैं। तो इस तरह के जो इक़दाम हैं उनसे यकीनन मदद मिलेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने बताया कि काबीना को माशी अशारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई, जिसके मुताबिक टैक्स महसूलात की शरह में 32.5% इजाफा हुआ। तरक्याती मंसूबों पर अखराजात 18% बढ़ गए हैं और बरामदात में 29% इजाफा हुआ है, जिसमें टेक्सटाइल का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हैं, कोई कमी नहीं आ रही। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि ओमिक्रॉन जिस शिद्दत से बढ़ा उसके बरक्स अस्पतालों पर दबाव नहीं है। दुनिया कोरोना के दौरान पाकिस्तान की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी की मौतरफ है। आलमी जरीदे इकोनॉमिस्ट ने भी कोरोना कंट्रोल की हुकूमती पॉलिसी की तारीफ की है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान में IT की तालीम के जरिए खामोश इनकलाब आ रहा है। कैडेट कॉलेज घोटकी में तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि तलबा और नौजवान नस्ल फेक न्यूज़ से आगाह रहें। ये पाकिस्तान और दुनिया के अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सदर मुमलिकत ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशों से रूसी सदर ने भी तस्लीम किया कि किसी की हतक को आज़ादी इजहार नहीं कहा जा सकता। तफसील बता रहे हैं ख्वाजा मोहम्मद कलीम। कैडेट कॉलेज घोटकी के तलबा और असातिज़ा से खिताब करते हुए सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान इल्म और अखलाकियात की बुनियाद पर तरक्की कर रहा है। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत अब तक लाखों नौजवान IT की तालीम पाकर रोजगार कमा रहे हैं और पाकिस्तान में खामोश इनकलाब बर्पा हो रहा है। उन्होंने कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के उसूल पर अमल करके पाकिस्तान दुनिया भर में अहम तरीन मकाम हासिल कर सकता है। फेक न्यूज के खतरे से आगाह करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि नौजवान नस्ल हमारी ताकत है, लेकिन हमें फेक न्यूज के खतरे से आगाह रहना होगा। पाकिस्तान के ऊपर फेक न्यूज का यलगार इलेक्शन से पहले आएगा, गलत खबरों की बुनियाद पर गुमराह किया जाएगा। तो मैं चाहता हूं पाकिस्तान की ताकत बनना चाहिए कि हम दूसरों की गलत खबरों पर गुमराह नहीं होंगे। हमारी मंजिल हमारे लिए क्लियर है, हमारा मकसद हमारे लिए क्लियर है और उस मकसद के अंदर गलत खबरों के हम गुलाम नहीं बनेंगे। दूसरी आगाही ये देना चाहता हूँ कि हमारे फैसला करने वालों के दरमियान और दुनिया की तरक्की के दरमियान एक टेक्नोलॉजिकल गैप है। लिहाजा जो फैसले करने हैं मुल्क के अंदर, वो इस बात के फैसले करने हैं कि तेजी से तरक्की के रास्ते खुलें। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि दुनिया का मुआशी लाहे अमल तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान वस्त एशिया, अफगानिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत के लिए बड़ा रास्ता है। मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है कि हर वक्त खामियों का ढंडोरा पीटने की बजाय तामीरी सोच अपनाई जाए। इससे पहले कैडेट कॉलेज के प्रिंसिपल ब्रिगेडियर एमल खान ने सदर ममलिकत को इदारे में तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलियात से आगाह किया। सदर ममलिकत ने अपने खिताब में तलबा पर जोर दिया कि वह हुसूल इल्म के साथ साथ आला अखलाकी अक़दार को अपनाएं और मुल्क व कौम को दरपेश खतरात के तदारुक के लिए पूरी तरह तैयार रहें। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, घोटकी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि हमें दुनिया के साथ तरक्की में शामिल होने के लिए डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना होगा। सखर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द से मुलाकात में सदर मुमलिकत ने कहा कि दुनिया भर में IT डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम से लाखों नौजवान रोजगार कमा रहे हैं। हमें चैम्बर्स और मुख्तलिफ जामियात के ताउन से नौजवानों की वोकेशनल ट्रेनिंग पर तवज्जो देना है। मुल्की मईशत में कारोबारी अफराद और चैम्बर्स के किरदार का जिक्र करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद हुकूमत की बेहतर मुआशी पॉलिसियों का एतराफ़ दुनिया भर में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में महंगाई तेज़ी से बढ़ी, पाकिस्तान ने ज़राअत समेत कई शोबों में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि सखर रीजन की तरक्की के लिए इक़दामात करते रहेंगे। हैदराबाद सखर मोटरवे से अवाम को मयारी सफरी सहूलत मिलेगी और कारोबारी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। वफ्द सखर एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, ड्राई पोर्ट और इंडस्ट्रियल जोन के हवाले से सिफारिशात भिजवाए। इजलास में कारोबारी अफराद को पेश आने वाले मसाइल और उनके हल के लिए तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। सेनेट में ज़ारे ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा है कि बलूचिस्तान में 3800 किलोमीटर सड़कें मौजूद हैं। हुकूमत के दौर में ये तामीर हो रही हैं। वेस्टर्न रूट CPEC का हिस्सा बनाना एक ख्वाब था। मौजूदा हुकूमत ने महरूम इलाकों को CPEC में शामिल किया है।
سینٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سنجانی کی صدارت میں ہوا۔ توجہ دلاؤ نوٹس پر وفاقی وزیر مراد سعید نے ایوان کو بتایا کہ کوئٹہ، کراچی، چمن شاہراہ کو دورویا کرنے کا 3 اشروں سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ وزیر اعظم عمران خان اب عوام کا یہ دیرینہ خواب پورا کرنے جا رہے ہیں۔ آئندہ ماہ اس شاہراہ کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ مسلم لیگ نون نے اپنے 5 سالہ دور میں پورے ملک میں 2000 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر کی منصوبہ بندی کی، جبکہ موجودہ حکومت صرف بلوچستان میں 3800 کلومیٹر طویل سڑکیں تعمیر کر رہی ہے۔ پورے ملک میں 7889 کلومیٹر سڑکوں کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ ہمارے پہلے 3 سال میں 2032 کلومیٹر سڑکیں تعمیر کی گئیں، جبکہ مسلم لیگ نون کے اس دور میں 732 کلومیٹر سڑکوں کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ وقفہ سوالات میں وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان نے ایوان کو بتایا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور گردشی قرضے میں کمی آ رہی ہے، برآمدات میں اضافہ ہوا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر ریکارڈ سطح پر پہنچ گئے ہیں، مہنگائی کے مسئلے پر بھی 3-4 ماہ میں قابو پا لیا جائے گا۔ سینٹ کا اجلاس جمعے کی صبح تک ملتوی ہو گیا۔ ترقی اور منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر اسد عمر کی صدارت میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی بورڈ کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ بورڈ نے کراچی سرکولر ریلوے منصوبے کی ترقی اور آپریشن کے لیے مختلف تجاویز کی منظوری دی۔ بورڈ کے چیئرمین اسد عمر نے منصوبے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا حصہ ہے اور کراچی کے شہریوں کو سستا اور قابل اعتماد پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی پیپرے فریٹ کوریڈور منصوبے کی تشخیص کا عمل بھی جلد مکمل کر دیا جائے گا، جس سے کراچی کی بندرگاہ پر رش کم کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کو ناگزیر سمجھتا ہے۔ اسلام آباد میں تیونس کے سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ OIC کے پلیٹ فارم پر بین المذاہب ہم آہنگی اور پرامن بقائے باہمی کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر اور اسلاموفوبیا جیسے بین الاقوامی مسائل سے نمٹنے کے لیے تیونس کا تعاون قابل تعریف ہے۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ اپوزیشن کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر واویلا بلا جواز ہے۔ 8 میں سے 7 رپورٹس میں کوئی فرق نہیں، صرف ایک رپورٹ کے باعث CPI کی مجموعی رینکنگ میں تنزلی ہوئی ہے۔ اس رپورٹ میں حکومتی سطح پر کسی قسم کی مالی کرپشن کا ذکر نہیں ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا کہ قانون کی حکمرانی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اپوزیشن ہے۔ اپوزیشن کے اس کرپٹ ٹولے نے لوٹ مار کی اور پورے نظام کو کرپٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کبھی لانگ مارچز، کبھی عدم اعتماد، کبھی استعفوں کی بلیک میلنگ جیسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اصلاحات کے حوالے سے اپوزیشن نے حکومت سے کبھی تعاون نہیں کیا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان قانون کی حکمرانی کو بطور جدوجہد لے کر چل رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری کرمنل لا ریفارمز قانون سازی کے لیے تیار ہیں، جس سے انصاف کی فراہمی اور قانون کی حاکمیت کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ NRO کی بلیک میلنگ کے باوجود پہلی بار طاقتور کو قانون کے نیچے لایا جا رہا ہے۔ سرسبز اور صاف پاکستان وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے۔ اسی حوالے سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گرین ڈپلومیسی کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ بات ماحولیات کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ماحولیات ملک امین اسلم نے اسلام آباد میں سعودی وفد کے ہمراہ پریس کانفرنس میں بتائی۔ تفصیل جانیں گے ہما اقبال سے۔ معاون خصوصی ماحولیات ملک امین اسلم نے کہا کہ نیا پاکستان تیزی سے تعمیر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے گرین ویژن کو دنیا میں ایک ماڈل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی وفد کا دورہ پاکستان اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سعودی عربیہ جو ہمارا برادرانہ ملک ہے، آج پاکستان کے ماڈل کو اسٹڈی کرنے کے لیے پاکستان آیا ہے۔ ہمارے نیشنل پارکس میں بھی وزٹ کر رہے ہیں، KP بھی جا رہے ہیں، سندھ بھی جائیں گے، پنجاب بھی جائیں گے۔ اس کے جو پلانٹیشن سائٹس ہیں ہماری مختلف، جس میں نیچرل سائٹس ہیں، پلانٹیشن سائٹس ہیں، ہمارے مینگرووز کے سائٹس ہیں، ان سب کو یہ وزٹ کریں گے۔ سعودی وزارت ماحولیات کے CEO ڈاکٹر خالد نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مل کر ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں بھی گرین پارکس بنانے پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ Saudi Arabia now they have very strong green initiatives. We have just launched the 10 billion trees initiative in Saudi Arabia, and we launched also the 40 billion trees initiative in the Middle East. All of these and opportunities for collaboration between Pakistan and between Saudi Arabia. There is a lot to be learned and a lot of information to be exchanged. پاکستان میں سعودی عرب کے درمیان گرین پارٹنرشپ کا آغاز اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ہر شعبے میں تعاون میں اضافہ ہو رہا ہے۔
हुमा इकबाल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म के मुअव्विन खुसूसी उस्मान डार ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर पाकिस्तान के नौजवानों को खेल के भरपूर मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। ये बात उन्होंने बरतानवी फुटबॉलर माइकल ओवन के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। तफसील से आगाह करेंगी सदफ अफजल। पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर आए बरतानिया के मारूफ फुटबॉलर माइकल ओवन के हमरा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उस्मान डार ने कहा कि लेजेंड स्टार माइकल ओवन फुटबॉल के फरोग के लिए पाकिस्तान आए हैं। हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। उन्होंने कहा कि टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत फुटबॉल के खेल में 100 बच्चों का इंतखाब करके उनकी तरबियत की जाएगी। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को इकोनॉमी का दर्जा देना, ये इंशाल्लाह ताला हमारा मिशन है। हमारा एक ही मकसद है कि पाकिस्तान में ये जो छुपा हुआ टैलेंट है इस तक हम पहुँचें और इसको इसकी असल मंजिल तक पहुँचाएं कंप्लीट हैंड होल्डिंग के साथ। पाकिस्तान के नौजवानों को ये यकीन दिलाता हूँ, वो नौजवान जो फुटबॉल लवर्स हैं, ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा। फरवरी के बाद इंशाल्लाह ताला एक पूरा सालाना हमारा एक फुटबॉल का टैलेंट हंट और स्पोर्ट्स ड्राइव का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। ग्लोबल सॉकर वेंचर वाले पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। 100 में से 20 बच्चे फिर ये बाहर लेके जाएंगे आयरलैंड। पाकिस्तान के 20 जो फ्यूचर फुटबॉल स्टार हो सकते हैं वहाँ जाकर ट्रेनिंग लेंगे। बरतानवी फुटबॉलर माइकल ओवन ने कहा कि पाकिस्तान खेलों से मोहब्बत करने वाला मुल्क है। यहाँ आकर बहुत खुशी का एहसास हो रहा है। We all know the potential of Pakistan. It's a country that really loves its sport. We've seen success over years in games like cricket and hockey, and we also know that it's got a huge passion for football as well. Participation in football and of course the structure of football here is something that we can all improve on, and let's hope that we can unearth some real talent here in Pakistan. माइकल ओवन का दौरा पाकिस्तान मुल्क में फुटबॉल की मकबूलियत और मौजूद बेशबहा टैलेंट को निखारने का बाइस होगा और इससे पाकिस्तान में फुटबॉल को मजीद फरोग देने में मदद मिलेगी। बैनुल अक़वामी फुटबॉल कोचेस भी माइकल ओवन के हमरा हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी तंजीम की तश्कील नौ कर दी गई है। इस सिलसिले में पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने पार्टी चेयरमैन की मंजूरी से नोटिफिकेशन भी जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक चौधरी फवाद हुसैन PTI के मरकजी सीनियर नायब सदर मुकर्रर कर दिए गए हैं। दीगर सीनियर नायब सदूर में आजम खान स्वाति, खान मोहम्मद जमाली और अमीर बख्श भुट्टो और एजाज चौधरी शामिल हैं। इब्राहिम खान, आफ्ताब सिद्दीकी और एडवोकेट अताउल्ला, आतिफ खान, हामिदुल हक, नसीबुल्ला मरी और नवाबजादा शरीफ जोगेजई बतौर नायब सदूर फराइज सर अंजाम देंगे। जुनेद अकबर, सरदार खादिम वर्दक, शेर खुर्रम शहजाद और खुर्रम शेर जमान को बतौर डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल मरकजी तंजीम में शामिल कर लिया गया। मौला बख्श सोमलो, शाहिद खटक, जुबैर न्याजी और मलिक फैसल देवर बतौर जॉइंट सेक्रेटरी जिम्मेदारियां निभाएंगे। मरकजी सेक्रेटरी जनरल की जानिब से तंजीम के जिम्मेदारान के लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार किया है। नाजरीन, कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी भारत की तरफ से उन्हें हक की खुद इरादियत से मुसलसल महरूम रखने के खिलाफ भारत के यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे। यौम स्याह मनाने की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं और हुर्रियत लीडर्स ने दी है। मकबूजा इलाके में कल मुकम्मल हड़ताल होगी, जबकि आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया के मुतअद्दिद दारुल हुकूमतों में भारत मुखालिफ मुजाहरे और रैलियाँ निकाली जाएंगी। भारतीय फ़ौज और पुलिस एहलकारों ने पूरी वादी कश्मीर और जम्मू खित्ते के मुतअद्दिद इलाकों को कर्फ्यू लगाकर फ़ौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। 26 जनवरी की तकरीबात के मरकजी मकामात बिलखुसूस क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर और मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू के इर्द गिर्द बड़ी तादाद में भारतीय फ़ौजी तैनात हैं। फोर्सेज एहलकार मुख्तलिफ इलाकों में घरों की तलाशी ले रहे हैं और लोगों की निगरानी के लिए बूगीर कुत्ते, माहिर निशानाबाज, ड्रोन और CCTV कैमरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भारत हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाकर पूरी दुनिया के सामने एक सेकुलर रियासत होने का ड्रामा रचाता है। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगी अनारा साहब।
भारत 26 जनवरी को आइन के नाफिज होने के दिन की मुनासिबत से मनाता है। वो आइन जो भारत को एक सेक्युलर रियासत बनाता है, ताहम आइनी सेक्युलरिज्म हिंदुस्तानी माशरे को तब्दील न कर सका। भारतीय अक़लियतों के खिलाफ बीजेपी हुकूमत का रवैया इस बात का सबूत है कि आज तक भारत ने बराए नाम सेक्युलर नुक्ता नज़र की आड़ में दुनिया को धोखे में रखा हुआ है। हिंदुस्तानी अक़लियतों में बढ़ती हुई बेइत्मीनानी, मजहबी मनाफरत और मुख्तलिफ रियासतों में बढ़ती हुई अलहदगी पसंद तहरीकें अयां करती है कि धोखे और झूठे वादों पर कायम इंडियन यूनियन का नज़रिया पूरी तरह नाकाम हो चुका है। तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जिनसे ये साबित होता है कि इंडियन यूनियन अवामी ख्वाहिशात पर नहीं बल्कि ताकत के जोर पर कायम है। भारत में हर रोज़ मुसलमान, ईसाई और सिखों समेत दूसरी मजहबी अक़लियतों के हकूक़ रियासती सरपरस्ती में पामाल हो रहे हैं, जो सबूत है कि सेक्युलरिज्म का ढोंग रचाया जा रहा है। नाज़रीन, जिक्र हो रहा है मकबूजा वादी कश्मीर का, जहां भारत की जानिब से जुल्म व बर्बरियत का एक सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि हर रोज़ इजाफा हो रहा है, कहीं पर कोई कमी होती दिखाई नहीं दे रही। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है शेख अब्दुल मतीन साहब ने। आप हुर्रियत लीडर हैं, बहुत शुक्रिया मतीन साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी शुक्रिया आपका। अब्दुल मतीन साहब, भारत की जो बर्बरियत है और फिर जो हठधर्मी है वो हमारे सामने है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का हम जब भी तज़किरा करते हैं तो जुल्म बर्बरियत का एक मंजर हमारी आंखों के सामने लहरा जाता है। किस तरह से देख रहे हैं भारत की इस हठधर्मी और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को? देखिए, जो मकबूजा कश्मीर की जो इस वक्त ज़मीनी सूरत हाल है वो बहुत ही अबतर है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत अपने जो ये काबिज फौज है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा करता जा रहा है। और अगर हम देखेंगे ये जो हमारी जिसको वंस अपॉन अ टाइम पैराडाइज ऑन अर्थ कहते हैं, जो अब इन्हीं ऑक्यूपेशनल फोर्स की वजह से अब जो है जहन्नम बना हुआ है। और आपने ये बिल्कुल सही कहा है कि खासकर ये 5 अगस्त के बाद अगर हम देखेंगे मकबूजा कश्मीर में जो भारत इससे पहले जुल्म, जबर, मॉलेस्टेशन यानी जितने भी ये हरबे हैं, फोर्स के जितने भी हरबे हैं उसमें इजाफा हुआ है। तो इस वक्त ये जो फौज है ये हर एक कॉर्नर पे वहाँ पे और स्ट्रीट पे मौजूद है। और आज देख लीजिए 25 जनवरी है, कल 26 जनवरी है। उस हवाले से अभी से ही हर जगह पे जो है ये जो सूरत हाल है, जितने भी मोटरसाइकिल वाले जाते हैं उनको रोकते हैं, जामा तलाशी जारी है। जगह जगह के घरों के बाहर जो है दरवाजों पे यही आर्मी यानी खड़ी है। तो हम समझते हैं ये जो भारत है वहाँ पे वो कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ ताकत के बलबूते पे मौजूद है। तो इस वक्त जो है मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है वो बहुत ही अबतर है। मतीन साहब, इस दिन को दहाइयाँ गुजर गई यौम सियाह के तौर पर मनाते हुए, लेकिन कश्मीर का स्टेटस अभी तक ऑक्युपाइड है। मकबूजा कश्मीर का वक्त की मुनासबत से अगर देखा जाए तो यूएन के लिए मैसेज क्या है ऐसे वक्त में? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कश्मीर का जो अगर हम देखेंगे ना, पहले इसके अगर हम पर्सपेक्टिव को देखेंगे, इसके बैकग्राउंड में जाएंगे, कश्मीर का जो मसला है ये अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद है। सलामती कौंसिल की 18 करारदादें पास हुई है जिसमें कहा गया है कश्मीरी अवाम को उनके ख्वाहिशात के मुताबिक और उनके मंशा के मुताबिक फैसले करने का मौका दिया जाएगा। इसका मतलब है कश्मीर का जो मसला है ये एक बैनुल अक़वामी मसला है। एक बात तो ये हमारी जहन में रखना चाहिए। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं भारत की जो ये जिद है, भारत की ये जो हकदर्मी है, ये जो भारत की ये जो सोच है, हालांकि अगर देखा जाए तो भारत ही खुद गया है जो अक़वाम मुत्तहिदा में गया और उस केस को लेके गया है। कश्मीरियों की जो सिंपल जो डिमांड है वो यही है कि वो क्या चाहते हैं, वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को, जिसका उनके साथ वादा किया गया है। तो इसलिए ये जो भारत है, भारत को देखे नविश्ता दीवार पढ़ लेनी चाहिए। भारत में पहले अगर हम देखेंगे, भारत की तरफ भी अगर हम नजर दौड़ाएंगे तो उनकी वहां पे जितनी भी अकलियतें हैं, ठीक है ना, तो वो भी वहां पे महफूज नहीं है। कश्मीर का यानी जो उनकी अपनी ये स्टेट्स है उनके वहां पे भी जो ये जो है अकलियत है वो महफूज नहीं है। और कश्मीर जो है वो भारत का कोई हिस्सा नहीं है। कश्मीरियों की जद्दोजहद को हम इसलिए सलाम पेश करते हैं, कश्मीरियों के हौसले को हम इसलिए सलाम पेश करते हैं क्योंकि 27 अक्टूबर को भारत ने जब एक शब खून मारा है और कश्मीरियों के ख्वाहिशात के मुखालिफ और कश्मीर के मनाफी उन्होंने फौज को वहां पे इजाफा किया है और उस फौज को 27 अक्टूबर 47 से लेके उसमें इजाफा किया है। उसका बुनियादी मकसद ये है
कि यानी भारत सिर्फ और सिर्फ जो मकबूजा कश्मीर में ताकत के बलबूते पे मौजूद है। इसीलिए कश्मीरी जो हम है, जो भारत का यौम जमहूरिया है, यानी हर मुल्क को हक है कि वो अपना इंडिपेंडेंस डे बनाए, और हर मुल्क का हक है कि वो अपना जमहूरियत का ये ना दिन बनाए, लेकिन हम कश्मीरी इसको क्यों ये ना यौम सियाह के तौर पे मनाते? उसकी बुनियादी वजह ये है, हम यौम सियाह के तौर पे मनाते हैं जहाँ पे भी कश्मीरी मौजूद है, क्योंकि कश्मीर ये ना ये भारत ने कश्मीर पे एक जाबिराना कब्जा किया है। भारत ने कश्मीर में जो है जुल्म और जबर ये जो है वहाँ पे ये ना जारी वसारी है। तो इसलिए हम इस भारत के इस दिन को जो है यौम सियाह के तौर पे मनाते हैं। दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाया जाता है और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया जाता है कि भारत ने जो गैर कानूनी कब्जा कर रखा है और जो कश्मीरियों की जिद्दोजहद है, ताकत के जरिए से इसको दबाना मुमकिन नहीं है। हुर्रियत रहनुमा शेख अब्दुल मतीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। कश्मीर के ज़ाफ़रान ज़ारों से उठने वाले संतूर के सुर जब महकते हैं तो वतन किसी जन्नत से कम नहीं लगता। अली रज़ा के संतूर से जो धुन निकलती है उसमें कश्मीर की आज़ादी की उमंग भी है और पाकिस्तान की सलामती की दुआ भी। या अल्लाह, इस कठिन सफर में मुश्किलात से मेरी हिफाजत फरमाकर मुझे फतह नसीब फरमा। मैं तुम्हारे लिए इंतकाम का रास्ता खोलूंगा, बेफिक्र रहो। हर एक मौका इंतकाम लेने के लिए बेताब होगा। हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामकर उसके अजीम मकसद के लिए हक के रास्ते पर चलते हैं। जो लोग जिंदगी भर भाई के साथ थे, उन्होंने उनका इंतकाम तक नहीं लिया। तुरुमताई मर गया और इमदाद चोरी हो गई। बिल्कुल पसंद नहीं करेगा ये बरके हाथ। अगर तुमने जबान न खोली तो वो वसीयत दूंगा कि सोच भी नहीं सकते। अगर तुम भी भाई के नक्शे कदम पर चल रही हो तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। इस बार ये कैद नहीं होगा।
रहता है। वेलकम बैक नाजरीन। एमरजेंसी एम्बुलेंस रेस्क्यू 1122 सर्विस का दायरा कार वसी करने का इकदाम। पंजाब हुकूमत ने सूबे की मजीद 11 तहसीलों में एमरजेंसी सर्विस शुरू कर दी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तरफ से 11 तहसीलों को 22 नई एम्बुलेंसेज की चाबियां मुतल्लिका अरकान पार्लियामेंट के हवाले कर दी गईं। लाहौर में होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब की 79 तहसीलों में मरहलावार एमरजेंसी सर्विस शुरू की जा रही है और हर तहसील में एक रेस्क्यू स्टेशन, 2 एम्बुलेंसेज, 29 अफराद पर मुश्तमिल एमरजेंसी अमला फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के शहरियों के लिए रेस्क्यू सर्विस को मजीद मुअस्सर बनाने के लिए रवां साल मोटरसाइकिल रेस्क्यू सर्विस भी जल्द शुरू की जाएगी। आज जिन तहसीलों में एमरजेंसी एम्बुलेंसेज फराहम की गईं उनमें शरकपुर शरीफ, सफदराबाद, नारंग मंडी, नौशहरा, नूरपुर, कादराबाद, कहरोड़ पक्का, नाला खुर्द, पिंडी भटियां, दरिया खान और जलालपुर पीरवाला शामिल हैं। बलोचिस्तान असेंबली के स्पीकर मीर जान मोहम्मद खान जमाली से कोयटा में मुतय्यन इस्लामी जमहूरिया ईरान के काउंसिल जनरल हसन दरवेश बिन ने मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली ने कहा कि 21वीं सदी के नए चैलेंजेस से नबरदाज़ होने के लिए बरादर मुस्लिम ममालिक को एक होना पड़ेगा। बहुत जल्द बलोचिस्तान असेंबली से ईरान बलोचिस्तान फ्रेंडशिप ग्रुप तश्कील देंगे। उन्होंने कहा कि ईरान को हम दावत देते हैं कि वो सीपैक का हिस्सा बने और हम चाबहार का हिस्सा बनेंगे। काउंसिल जनरल ईरान ने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कोयटा जाहिदान के माबैन हवाई सफ़र का आगाज़ किया जाए, जिस पर स्पीकर ने यकीन दहानी कराई कि वो बहुत जल्द इस्लामाबाद जाकर मुतल्लिका हुक्काम से कोयटा जाहिदान हवाई परवाज़ के हवाले से बात करेंगे। मुल्क भर की तरह आरिफ वाला में भी तरक्याती मंसूबों के जाल बिछाए जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब की तरफ से आरिफ वाला के अवाम के लिए 1 अरब 56 करोड़ रुपए की खतीर रकम से तरक्याती मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। तफसील बता रहे हैं चौधरी काशिफ रिजवान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में आरिफ वाला में रिकॉर्ड तरक्याती काम जारी हैं। आरिफ वाला में PTI के MPA चौधरी नईम इब्राहिम ने 1 अरब 56 करोड़ रुपए के मंसूबे मंजूर करवाए और इन पर तेजी से काम जारी है, जिन्हें जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। मंसूबे न सिर्फ मंजूर करवाए बल्कि तमाम मंसूबों के फंड जारी करवाए और तकरीबन इंशाल्लाह इनमें 83 करोड़ के मंसूबे सिर्फ शहरी आबादी के लिए हैं। इन मंसूबों में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, पार्क्स, गायनी और चिल्ड्रन वार्ड की तोसी, टफ टाइल्स, कारपेट रोड्स, जदीद सीवरेज सिस्टम और पीने के साफ पानी जैसे कई मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी हसन खावर ने कहा है कि सूबे में होने वाले तरक्की के समरात सिर्फ चंद शहरों तक महदूद नहीं, मुज़दार हुकूमत का एजेंडा पंजाब के तमाम शहरों के लिए यकसा है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हसन खावर ने कहा कि हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली और मुआशी पॉलिसियों से तरक्की की शरह 5% से तजावुज़ कर चुकी है। उनका कहना था कि हुकूमत की ये कारकर्दगी अपोजिशन को एक आंख नहीं भा रही। पिछले दिनों जो सर्वे आया आईपॉर का, उसके अंदर वज़ीर आला पंजाब की जो कारकर्दगी थी वो पूरे पाकिस्तान में सबसे ऊपर थी। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम है, उसमें 7000 स्कूलों को अपग्रेड कर दिया गया है, उनकी कैपेसिटी डबल हो गई है और ये हमने 27,000 पे लेके जाना है। जब आप सड़कों को देखते हैं तो 2500 किलोमीटर पे मुश्तमिल जो हमारा नया पाकिस्तान आसान मंजिलें आसान प्रोग्राम है, उससे हम जो हमारे देही इलाके की सड़कें हैं उनको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जो पाकिस्तान हुकूमत की कारकर्दगी है उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सराहा। उसको जब आप इकोनॉमिस्ट के आप नॉर्मलसी इंडेक्स देखते हैं तो पिछले 1 साल से पाकिस्तान नंबर 1 नंबर 2 के ऊपर है। सीनियर सहाफ़ी हसनैन शाह की नमाज जनाजा लाहौर प्रेस क्लब के बाहर अदा कर दी गई। उन्हें गुज़श्ता रोज़ नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। हसनैन शाह की नमाज जनाजा में वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी हसन खावर और दीगर अहम शख्सियात समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस ने सहाफ़ी हसनैन शाह के कत्ल का मुकदमा मकतूल की बेवा की मुद्दत में दर्ज कर लिया है। मुकदमे में दहशतगर्दी और कत्ल की दफ़ात को शामिल किया गया है।
قومی احتساب بیورو کے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی قیادت میں نیب کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ نیب کی شاندار کارکردگی کی بدولت آج نیب سارک اینٹی کرپشن فورم کا چیئرمین، اقوام متحدہ کے انسداد بدعنوانی کنونشن کے تحت پاکستان کا فوکل ادارہ، ورلڈ اکنامک فورم، گلوبل پیس کینیڈا، پل ڈاٹ مشال پاکستان کے علاوہ گیلانی اینڈ گلف سروے کے مطابق 59% افراد نے نیب پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ نیب نے گزشتہ 4 سال سے زائد عرصہ کے دوران بدعنوان عناصر سے بالواسطہ اور بلا واسطہ طور پر 539 ارب روپے وصول کیے ہیں۔ نیب کو اپنے آغاز سے اب تک 5,01,729 شکایات موصول ہوئی ہیں، جن میں سے 4,98,256 شکایات کو نمٹا دیا گیا ہے۔ نیب نے 16,307 شکایات کی تحقیقات کی قانون کے مطابق اجازت دی، جن میں سے 15,475 شکایات کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں۔ نیب نے 10,365 انکوائریاں قانون کے مطابق شروع کی، جن میں سے 9,299 انکوائریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ قومی احتساب بیورو نے 4,707 تحقیقات کی اجازت دی، جن میں سے 4,373 تحقیقات نیب نے مکمل کی ہیں۔ نیب نے مختلف فاضل احتساب عدالتوں میں 3,776 ریفرنس دائر کیے۔ اس وقت نیب کے ٹھوس شواہد کی بنیاد پر 1,237 ریفرنس ملک کی مختلف معزز احتساب عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، جن کی مالیت تقریباً 1,353 ارب روپے ہے۔ نیب نے زیر التوا مقدمات کی جلد سماعت کے لیے معزز احتساب عدالتوں میں قانون کے مطابق درخواستیں دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیب راولپنڈی نے کراچی میں کارروائی کرتے ہوئے سابق میونسپل کمشنر کورنگی مسرور میمن اور ان کے 2 ساتھیوں اکاؤنٹ آفیسر وکاش اور آڈیٹر آفیسر دھرم ویر کو بھاری رقم اور سونے کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ دوران کارروائی کئی ملین کی ٹی ٹی کی رسیدیں، سونے کی اینٹیں، بٹن، ڈالرز، درہم اور ریال بھی برآمد کر لیے گئے۔ ملزمان پر الزام ہے کہ وہ رشوت لے کر ٹھیکے دیتے تھے اور کم مقدار میں پیٹرولیم مصنوعات لے کر زائد رقم کی رسیدیں بنا دیتے تھے۔ حاصل ہونے والی رقوم جعلی اکاؤنٹس میں ڈال کر بیرون ملک منتقل کی جاتی تھیں۔ صدر مملکت کی اہلیہ بیگم سمینہ الوی نے ووکیشنل ٹریننگ کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سکھر میں خواتین کے لیے گورنمنٹ پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ کے دورے کے موقع پر بیگم سمینہ الوی نے کہا کہ حکومت ملک کے کمزور طبقے کو ریلیف کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے خواتین کا معاشی لحاظ سے خود مختار ہونا انتہائی ضروری ہے۔ بیگم سمینہ الوی نے کلاس رومز کا بھی دورہ کیا اور طلباء سے ان کو دی جانے والی ٹیکنیکل تعلیم کے بارے میں دریافت کیا۔ اس موقع پر بیگم سمینہ الوی کو روایتی اجرت بھی پیش کی گئی۔ بیگم سمینہ الوی نے سکھر میں دارالاحساس کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی 50% آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ خواتین کو ملک کی ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہے۔ اور ناظرین، بلوچستان میں پولیو وائرس دم توڑنے لگا، جلد ہی اس موذی مرض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پولیو ایمرجنسی آپریشن سینٹر بلوچستان کے مطابق جنوری 2021 کے بعد پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا، جو کہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں کوئٹہ سے سرفراز شیخ کی اس رپورٹ میں۔ بلوچستان کے 15 اضلاع میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کامیابی سے جاری ہے۔ مجموعی طور پر ان اضلاع میں کوئٹہ، پشن قلعہ عبداللہ، چمن، جعفر آباد، نصیر آباد، لورالائی، خزدار، قلعہ سیف اللہ، مستونگ، جوب، شیرانی، چاغی اور لسبیلا کی تحصیل حب اور گڈانی کے علاقے شامل ہیں۔ اس 5 روزہ انسداد پولیو مہم کے دوران 14,09,862 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ پولیو ایمرجنسی آپریشن سینٹر بلوچستان کے مطابق جنوری 2021 کے بعد پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا، جو ایک بڑی کامیابی ہے۔ 1 سال پورا ہونے کو ہے کہ پاکستان میں کوئی پولیو وائرس کا کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ پولیو مہم کے لیے خصوصی طور پر 6,683 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جن میں 5,521 موبائل ٹیمیں، 358 ٹرانزٹ پوائنٹس جبکہ 429 فکس سائٹس شامل ہیں۔ انسداد پولیو مہم کے لیے سیکیورٹی کے مؤثر انتظامات کیے گئے ہیں، جن میں FC بلوچستان، لیویز اور پولیس اہلکار تعینات ہیں۔ انسداد پولیو مہم ایک قومی فریضہ ہے، جس کے لیے نہ صرف علماء کرام بلکہ والدین سمیت معاشرے کے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ بیت المال کے صدر دفتر میں ایک تقریب میں UK کی فلاحی تنظیم مسلم ایڈ کی طرف سے سردی سے بچاؤ کے لیے گرم ملبوسات پر مشتمل بیگز پاکستان بیت المال کے حوالے کیے گئے۔ پاکستان بیت المال کے مینیجنگ ڈائریکٹر ملک ظہیر عباس کھوکھر نے مسلم ایڈ کے کنٹری ڈائریکٹر ڈاکٹر آصف اقبال سے یہ بیگ وصول کیے، جن میں گرم شالیں، ٹوپیاں، جرابیں اور سویٹر شامل ہیں۔ MD پاکستان بیت المال ملک ظہیر عباس کھوکھر نے بتایا کہ یہ ونٹر کٹس گلگت بلتستان میں حالیہ زلزلے سے متاثرہ خاندانوں کے لیے روانہ کی جائیں گی۔
اور ناظرین، زینب الرٹ ایپ آج بچوں کے حقوق کی ضامن بن چکی ہے۔ پاکستان سٹیزن پورٹل کے تحت شیخو پورہ پولیس نے زینب الرٹ کے ذریعے درجنوں بچوں کو اپنوں سے ملانے کے ساتھ ساتھ انہیں قانونی معاونت بھی فراہم کی ہے۔ محمد اسلام غازی کی رپورٹ۔ شیخوپورہ پولیس کے زیر انتظام بچوں کے حقوق کے تحفظ اور انہیں قانونی معاونت فراہم کرنے والے ادارے چائلڈ سیفٹی سیل نے پاکستان سٹیزن پورٹل زینب الرٹ کے ذریعے سال 2021 کے دوران 112 بچوں کو قانونی معاونت فراہم کی۔ ہماری جدید ٹیکنالوجی، ہماری ٹیمیں، ہماری انویسٹیگیشن سیل جو بنے ہوئے وہ اس مکمل استفادہ حاصل کرتے ہوئے ان کو فوری طور پہ جو وکٹم ہے اس کو انصاف دلایا جاتا ہے اور جو ملزم ہے اس کو کٹہرے میں لے جایا جاتا ہے۔ چائلڈ سیفٹی سیل معاشرے میں زینب الرٹ سے آگاہی کے لیے نجی سرکاری تعلیمی اداروں میں والدین اور اساتذہ کے ذریعے آگاہی مہم بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ اگر ہمارے بچے محفوظ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پورا معاشرہ محفوظ ہے، اور انشاءاللہ یہ جتنا اچھا انیشیٹو ہے، ہم حکومت پاکستان کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بچوں کی سیکیورٹی کے لیے کہ یہ انیشیٹ کیا۔ زینب الرٹ کے نام سے گورنمنٹ نے ایک ایپ انٹروڈیوس کروایا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک تربیتی پروگرام ہوا ہے جس میں ہمیں انہوں نے آگاہ کیا کہ ایک اچھا ٹچ اور ایک برے ٹچ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ شیخوپورہ پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی کا بچہ گم ہو گیا ہو تو وہ فوری طور پر زینب الرٹ سٹیزن پورٹل پر شکایات درج کر سکتے ہیں۔ شیخوپورہ پولیس نے زینب الرٹ اور چائلڈ سیفٹی سیل کے ذریعے خدمت انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم کر کے اس قول کو سچ ثابت کر دکھایا ہے۔ محمد اسلام غازی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، شیخوپورہ۔ اور پی ٹی وی کے ناظرین کے لیے خوشخبری ہے، پی ٹی وی نیوز کے بعد پی ٹی وی سپورٹس بھی ایچ ڈی کوالٹی میں دیکھ سکیں گے۔ پی ٹی وی سپورٹس کل 26 جنوری شام 6 بجے سے اپنی نشریات ایچ ڈی پر منتقل کر رہا ہے۔ کیبل آپریٹرز اور ناظرین پی ٹی وی سپورٹس کی نشریات پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی سروس 3 پر ٹیون کر کے دیکھ سکیں گے۔ شائقین کرکٹ پی ایس ایل کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلوں سے بہترین کوالٹی میں لطف اندوز ہو سکیں گے۔ ابھی خبر یہ ہے کہ اداکاری کی دنیا میں استاد کا مقام حاصل کرنے والی روحی بانو کو مداحوں سے جدا ہوئے 3 برس بیت گئے، لیکن اپنے یادگار کرداروں میں روحی بانو آج بھی زندہ ہے۔ ان کی فنی خدمات پر دیکھیے ارم عامر کی یہ رپورٹ۔ پاکستانی ٹی وی ڈرامہ اور فلم کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی اس میں اداکاری کے شعبے میں سر فہرست نام روحی بانو کا ہوگا۔ روحی بانو نے 10 اگست 1951 کو کراچی میں آنکھ کھولی۔ ان کے والد معروف طبلہ نواز استاد اللہ رکھا تھے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فن سے لگاؤ ان کے خون میں شامل تھا، لیکن اظہار کے لیے روحی بانو نے اداکاری کے شعبے کو چنا۔ میں نے بھی آج ہی اخبار میں پڑھا ہے، وہ جمال فیبرکس والے ہیں نا، انہوں نے ایک اشتہار دیا ہے، انہیں چند لڑکیوں کی ضرورت ہے آفس جاب کے لیے۔ روحی بانو نے گورنمنٹ کالج لاہور سے نفسیات میں ماسٹرز کیا۔ وہ انسانی نفسیات کے عمیق مشاہدے کی عادی تھیں۔ اسی خاصیت نے انہیں مختلف کردار ادا کرنے میں بہت مدد کی۔ وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ابتدا ہی سے اس سے وابستہ ہوئیں اور ان گنت ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے، جن میں کرن کہانی، ایک محبت 100 افسانے، زرد گلاب اور رات ریل اور خط بے حد مقبول ہوئے۔ روحی بانو کو آنکھوں سے تاثرات دینے اور مکالموں کو پورے جذب سے ادا کرنے میں کمال حاصل تھا۔ وہ بنیادی طور پر انتہائی حساس اداکارہ تھیں۔ یہی حساسیت ان کی کمزوری بن گئی اور وہ حالات کا شکار ہوتی چلی گئیں۔ معاشی مشکلات، ناکام ازدواجی زندگی اور بیٹے کی ناگہانی موت نے آخری عمر میں انہیں بہت حد تک دنیا سے بے خبر کر دیا۔ روحی بانو کی خدمات کے اعتراف میں تمغہ حسن کارکردگی سمیت بے شمار اعزازات سے نوازا گیا، لیکن شاید زمانہ اس بے مثال اداکارہ کی وہ قدر نہ کر سکا جس کی وہ حقدار تھیں۔ ارم عامر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور اب کچھ بات کریں گے موسم کی۔ آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید سرد اور خشک رہے گا، تاہم اس دوران کشمیر اور گرد و نواح میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کی توقع ہے۔ اس دوران خیبر پختونخوا اور پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات کے اوقات میں شدید دھند کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، مری اور گریات کی بیشتر سڑکوں سے برف ہٹا دی گئی، جبکہ ایبٹ آباد، مانسہرہ اور دیگر سیاحتی مقامات کو جانے والی سڑکوں سے برف صاف کرنے کا کام ابھی جاری ہے۔ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے سڑکوں سے برف کی صفائی کے بعد ایبٹ آباد نتھیا گلی روڈ کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا ہے، جبکہ گلیات کی دیگر سڑکیں اور باڑہ گلی روڈ کو بھی دونوں طرف ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے۔
तौहीदाबाद कंडला रोड काम जारी होने की वजह से अभी तक ट्रैफिक के लिए बंद है। मानसेरा के सयाहती मकाम शुगरान रोड को कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के एहलकारों ने बर्फ हटाकर क्लियर कर दिया है, जिससे नवाही इलाकों के लोगों की कागान तक रसाई का सिलसिला एक बार फिर से बहाल हो गया है। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज भी धुंध का राज रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों में शहर का मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। रिपोर्ट करेंगे नवीद हयात। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में धुंध का सिलसिला रात से शुरू हुआ, जो सुबह 10 बजे तक जारी रहा। बाज मकामात पर धुंध इतनी शदीद थी कि चंद मीटर फासले पर भी कुछ चीज नजर नहीं आ रही थी। शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई। धुंध के बायस मोटरवे को बाज मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। हद निगाह में बेहतरी के बाद मोटरवेज को खोल दिया गया। मौसमी सूरत हाल के पेश नजर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासर रहा, जिससे मुल्की और गैर मुल्की परवाजें ताखीर का शिकार हुई, जबकि धुंध के बायस रेलवे ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर रहा। लाहौर में दोपहर के बाद धुंध की शिद्दत में कमी से सूरज निकल आया, ताहम बादलों की औट के बायस सूरज की आंख मचोली जारी रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह पंजाब के दीगर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मौसम की इस रिपोर्ट के साथ ही कैबिनेट आर हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।